तो अब और ज्ञान अच्छे चतुर्वेदी जी का क्या होने का और क्या पाने का मन पता है? नहीं, कुछ नहीं पाने का मन कभी नहीं किया। हम कलम के मजदूर हैं। कलम के मजदूर भी हैं आप और चिकित्सा में भी पूरा शहर आपका दीवाना है। कि मैं 1 माह का टारगेट रखूंगा। क्यों आप जिंदगी नहीं मालूम 1 माह से, ये भी मैं ज़्यादा मांग रहा हूँ। भगवान तो पता नहीं आपको कल ही ख़त्म कर दे। ये आप परिस्थिति गाली मत दीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए और अपनी औकात के अंदर सॉल्यूशन ढूंढिए। हंसते रहते हैं तो ये शेर आपके लिए कि हजार गम सही दिल में, मगर खुशी ये है हमारे होठों पे मांगी हुई हंसी। कि हर व्यक्ति क्या अमृत बूटी खा के आया है जो सोचता है कि हम न मरब। मैंने आप कहाँ पहुँच गया, आपने क्या अचीव कर लिया, क्या रह गया, क्या और आपके मन में है करने को। क्योंकि हर दिन आप बिल्कुल नए हैं। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में। तो आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उसमें बहुत आग है, पानी है, मिट्टी है, और वो पद्मश्री हैं और एक बेहतरीन चिकित्सक हैं। और उसके साथ पद्मश्री उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं, साहित्य के क्षेत्र में मिलती है। और साहित्य का जो क्षेत्र है वो सबसे कठिन विधा उन्होंने चुनी है या उन्होंने अपनी मर्जी से ली है, वो है व्यंग। तो हम ये कह सकते हैं उनका व्यंग ऐसा है जो आंसू भी ला दे और एक सोचने पे मजबूर कर दे, और एक तिलमिलाहट सी होती है उनकी चीज़ों को पढ़ के व्यवस्था के प्रति। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी जी के बाद मैं कह सकती हूँ स्थान खाली हो गया था, तो देश विदेश में मशहूर और पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी आज हमारे सामने। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। क्या बात है साहब, क्या क्या बातें कहती हैं आपने। मज़ा आ गया हमको खुद अपने बारे में इतनी सारी। नहीं, हमने वो सब जिक्र नहीं किया कि आपने क्या, नहीं आपके तो मैंने अभी कुछ गिने ही नहीं है। वैसे मैं कहना चाह रही थी ज्ञान जी आप चिकित्सक हैं और बहुत अच्छा साहित्य सृजन करते हैं। मतलब मैंने जिस तरीके से आपका पढ़ा है तो मैं रोज़ आपका एक नई चीज़ पढ़ती हूँ। तो जैसे गिनीज बुक में अगर आपका नाम जा सकता है, पर आपने कभी, मेरे को नहीं लगता कि आपने काउंटिंग की होगी, तो और आपने आपको कभी दोहराते भी नहीं है, तो आप ये कैसे लिख लेते हैं जबकि आप अभी हॉस्पिटल से सीधे चले आ रहे हैं? सरल क्वेश्चन भी है और कठिन भी है। अच्छा, एक्चुअली अच्छा। ये तो ऐसा है कि आप मतलब मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं जैसा आप कह रहे हो। मेरे को कहा जाता है कि आप बहुत प्रोलिफिक राइटर हैं। एक शब्द है इंग्लिश में जिसको कि आपको लोग अगर आप पर आक्रमण करना चाहें ना, कि आपसे कहा जाए कह रहे यार बहुत प्रोलिफिक राइटर। मेरे को ऐसा कहा गया है, 1-2 आलोचकों ने कहा इतना लिखते हैं। तो मतलब ये कोई अप्रिशिएट नहीं करता कि मैं इतना लिखूं और फिर भी इतना अच्छा लिखूं। नहीं, और आप रिपीट भी नहीं करते। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आप इस पे ध्यान दो, मैं अच्छा लिखता हूँ बुरा लिखता हूँ। प्रोलिफिक राइटर तो बहुत हुए दुनिया में। आप अगर वहाँ जाएं तो टॉल्स्टॉय पे जी, जिनकी एक एक उपन्यास कितने हजारों पेज तक जा रहे हैं, वैसे उपन्यास हैं, रचनाएं हैं, किताबें हैं। कम लिखना कुछ बदमाशों ने, जो लोग कम लिख के चर्चित होना चाहते थे, 50 धंधे और करते थे, ऐसे लोग भी हैं बहुत से, जो थोड़ा सा कुछ लिख लिया, थोड़ा कुछ कर लिया और उसी का गाना गा रहे हैं। हिंदी में बहुत हाँ, बहुत है। किसी ने 4 कहानियाँ लिखी, किसी ने 20 कहानियाँ लिखी, किसी ने ऐसे करके बहुत सारे हैं। कविताओं में भी है कि हम तो कम लिखने को मानते हैं कि कम लिखना अच्छा, मतलब हम बड़े आदमी हैं। बड़े हाँ, आदमी, हाँ। हम तो बहुत चुन के लिखते हैं, बहुत सोच के लिखते हैं। जबकि उनकी वो 25 कविताएं या 25 कहानियों में भी ऐसा नहीं है कि वैसी कहानियाँ वो नहीं लिख पाते और नहीं लिखी, क्योंकि उसको वो जो बोया था उसके काटने में लग गए। हमने तो जो बोया हम काटने में लगते ही नहीं, हम काट के फसल डाल देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। पीछे मुड़ के देखते हाँ, भी नहीं पीछे है। मुड़ के देखते नहीं। हाँ। मैंने एक जगह कहीं कहा था और बिल्कुल आप मानिए कि मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है कि वो एक गाना है ना, जो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं बिल्कुल आपके लिए सूट होता है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बिल्कुल मैंने जिंदगी में ये काम किया, न केवल लिखने में, पर्सनल लाइफ में, डॉक्टरी में। मैं डॉक्टरी में गोल्ड मेडलिस्ट था सारे सब्जेक्ट में, और मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं गया जाके। वो मेरे पढ़ाने में बहुत शौक था, मेरे को लगता था मैं जाऊँ और करूँ। 50 परिस्थितियाँ बनी कि नहीं गया। तो मैंने रोया नहीं उसको लेके कि यार, जो मेरे को उस जमाने में मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी चीज़ थी, चीज़ थी। और मेरे को हाथ में लेटर लेके मैंने छोड़ दिया। आई वॉज
अपॉइंटेड यही आपके जीएमसी में, भोपाल के लिए मेरा अपॉइंटमेंट था एज उस समय लेक्चरर कहलाते थे, बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर कहने लगे। मैंने नहीं लिया, कुछ नहीं क्या क्या सोचा, कुछ परिस्थिति थी नहीं किया, पर मैंने उसका रोना कभी नहीं रोया। हाँ। मैंने जहाँ गया लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया होगा, इतना लिख रहे हैं, भर भर के लिख रहे हैं, तो पर मैंने कहा कि नहीं यार, ध्यान नहीं दिया। जहाँ आप रहो उस, मेरे एक डीन थे सर, तो वो डीन साहब जो है वो, उनको पनिशमेंट पोस्टिंग रीवा में दी गई, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी था पर सरकार से बढ़ गया। उन्होंने कहा हम आपको सबसे खराब मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे, सबसे छोटे मेडिकल कॉलेज। तो उनका ये कहना था, उन्होंने सिद्ध भी किया कि ये मैं इस कुर्सी से नहीं हूँ, मैं जहाँ बैठूंगा वो कुर्सी गौरवान्वित हो जाएगी। मैं जहाँ बैठूंगा वो है डीएनएस चौधरी बैठा हुआ है इस कुर्सी पे, तो ये तो मैंने हमेशा पाया मैं जहाँ बैठूंगा सुरक्षित है, मैं जहाँ बैठूंगा वहाँ नहीं। ये आपका मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और मैं साल भर से बड़ी असमंजस में हूँ। आप बताएं क्यों? साल भर से? क्यों? हाँ, इसलिए कि साल भर से आपसे अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, और आपने कहा था क्योंकि पद्मश्री होने के बाद आपके इतने इंटरव्यू हुए और लोगों ने बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ किए, और पर आपके साथ तो मेरी एज ए फ्रेंडशिप हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं बन पा रही थी। आप कह रहे थे कुछ अच्छा निकालो तो हम जाने। तो मैंने तो ये कहा है कि मेरा ये हाल उधरती हुई परते जैसे, मेरा ये हाल उधरती हुई परते जैसे, वो बड़ी देर से ढूंढ रहा है कुछ मुझ में, तो मैं ढूंढ के थक गई। पर मैं जानती हूँ हर आदमी परत दर परत बना है, और मेरे को लगता है कि कुछ परतें ऐसी जो आपने अभी नहीं खोली होंगी, तो मैं चाहती हूँ, हर आदमी में होती कुछ परतें जो रह जाती, तो मैं चाहती हूँ कुछ नई परत हमारे साथ आपकी है कि आप क्या निकालते हैं। अब आप मुझे कोई एक नई परत खोल के दीजिए। नहीं, हम क्यों खोलें, आप खोलिए तो अच्छा, तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हम आपकी कहानी तो सबने सुनी है, लेकिन वो चीज़ जो दर्द भरी एक कहानी है, जो मैं इसलिए नहीं, मैं पाठकों को, व्यूअर्स को, दर्शकों को, सबको बताना चाहती हूँ, पाठकों को, कि हम पॉडकास्ट इसलिए नहीं करते कि हमारी टीआरपी बढ़े। हम पॉडकास्ट, क्योंकि मैं कॉलेजेस में युवाओं के बीच बहुत जाती हूँ, हम उन युवाओं के लिए करते हैं जो जाने कि ये शख्सियत ऐसे ही नहीं सफलता पा गया या इतने ऊंचे सिंहासन पे बैठ गया। आप उनका संघर्ष देखिए कि वो किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़े। तो थोड़ा सा मैं आपके संघर्ष की कहानी बचपन से थोड़ी सी आप बताएं। देखिए, बड़ा कठिन है किस बात को आप संघर्ष कहें और किस बात को कहें कि आप नहीं मानते हो, पर मुझे तो मालूम है। किस बात को आप मानते हो कि यहाँ पहुँच गए, क्योंकि जब आप पहुँचे ही नहीं है तो पहुँचने का संघर्ष तो अभी भी जारी है जी। आप ये कहीं ना सोचें कि अब तो आप पहुँच गए। नहीं, आप मतलब नई जनरेशन के लिए क्या दे सकते हैं? बिल्कुल, और मैं वही कह रहा हूँ, तो आप कहीं पहुँचे कि नहीं पहुँचे वो मैं नहीं कह सकता कि आप कहाँ पहुँच गए, आपने क्या अचीव कर लिया, क्या रह गया, क्या और आपके मन में है करने को, क्योंकि हर दिन आप बिल्कुल नए हैं। मुझे वो दिन याद आते हैं मेरे कई तरह से, अगर संघर्ष जो दुनियावी अर्थों में आप संघर्ष बोलते हो ना, दुनियावी, हाँ, जैसे मेरे पिताजी की मृत्यु जब मैं 11th क्लास में था, तो 11वीं कक्षा में। अच्छा। तब मेरे 2 छोटे भाई थे, जो एक 8वीं में था, एक 5वीं में था। आप और मेरी मदर बिलोंग करते हैं? मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में मेरे फादर थे, तो सब जगह घूमता था। हाँ जी। जगह जगह घाट घाट के पानी पिए और घाट घाट के स्कूलों में पढ़ाऊँ, बहुत छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ाऊँ। हाँ। और मैं जब तक कि मैं महाराजा कॉलेज छतरपुर में फाइनली आ गया पिता की मृत्यु के बाद, तो मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, और मेरे पिता परम लापरवाह थे, जानते थे कि वो मर जाएंगे, बहुत लंबे समय से बीमार चलते थे, डॉक्टर थे, बहुत दबंग आदमी, उन्हें 4 हार्ट अटैक हो चुके, परवाह नहीं, और सिगरेट भी पीते थे, और बड़े मतलब ही डाइड एट द एज ऑफ 46 ईयर्स। ओह माय गॉड, 40 साल की। तो आप बड़े थे, सब रिस्पांसिबिलिटी आप पे? पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने जो बैंक अकाउंट थे उसमें माँ का नाम ऐड नहीं कर रखा, तो बैंक अकाउंट से भी हम पैसा नहीं निकाल सकते। 60 रुपये मासिक मेरी माँ की पेंशन थी, जो फैमिली पेंशन उस जमाने में मैंने लगी, और उसमें फिर हमने 3 भाइयों ने, समझिए, मैंने पढ़ा, मैं बहुत अच्छा था, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने सागर यूनिवर्सिटी टॉप किया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेरे को स्कॉलरशिप मिलने लगी। माँ को 60 रुपये मिलते थे, हमें 100 रुपये की मेरिट कम पावर्टी होती थी, एक मेरिट भी है और पावर्टी भी है, आप गरीब हैं, ऐसा एक स्कॉलरशिप भगवान ने इन्होंने अलग रखा रही थी, वो मिलने लगी, और वो मुझे मेडिकल कॉलेज तक मिली फिर बाद में।
ओके। तो वहाँ से छतरपुर से निकल के फिर मेडिकल कॉलेज में गए। मैं आपको आदमी बड़ा ग्लोरीफाई करता अपने गरीबी के दिनों गरीबी को के और दिनों इसको। को, हाँ। हमने तो कभी सोचे ही नहीं कि हम गरीब हैं। ओके। हमें कभी नहीं लगा हम गरीब हैं। मैं वो बाथरूम स्लीपर होती है उसको पहन के 3 कॉलेज। साल पैदल जाता था। 3 किलोमीटर दूर करीब हमारा कॉलेज था, महाराजा कॉलेज। हम सुबह जाते थे। एक आधा स्वेटर होता था, ठंड बहुत पड़ती है छतरपुर में, वो आधा स्वेटर पहन के कभी सोचे नहीं। दूसरे लोग अच्छे अच्छे फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं सब, हमें कभी लगा नहीं। वहाँ आराम से वहाँ से निकला, टॉप किया, मेरिट के आधार पर मेडिकल कॉलेज में होता था, वहाँ चले गए। अच्छा, हाँ, तब मेरिट के आधार बेस पे पर। होता मेरे बाद मेरे भाइयों का दोनों का पीएमटी में हुआ है, पर मेरा मेरिट में मेरा ये हाल था कि मध्य प्रदेश के सारे उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स, जितने बच्चों ने अप्लाई किया था डॉक्टरी में जाने के लिए, उसमें मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। और मैं चला गया रीवा, क्योंकि रीवा पास में था छतरपुर के। उससे पहले मैं कभी रीवा देखा नहीं था। मुझे इंदौर भी मिल रहा था, भोपाल में था, सब जगह मिल रहा था, और मैं जाना नहीं चाहता था। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे पुश करके कहा जाइए, और वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ भी मैंने मेडिकल कॉलेज में तो कई बच्चे बड़े अच्छे अच्छे घरों के आते हैं, एक से एक नए नए। उस ज़माने में राजेश खन्ना का बहुत क्रेज़ था। तो राजेश खन्ना ने क्या ड्रेस पहनी हुई है, क्या है, वो ऐसे ऐसे लोग पहनते थे। मेरे पास पूरे 5 साल, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक, आई हैड दो पैंट 2 शर्ट थे बस। आपने मेरे पास केवल 2 संजीदा पैंट कर दिया बिल्कुल, ये सब कह 2 पैंट 2 शर्ट थे। एक पिताजी का पुराना कोट था। हाँ। जो पिताजी मेरे छोटे कद के थे, हाँ, हाँ। और थोड़ा मोटे थे। हाँ। तो कोट मिसफिट था, पर मैं पहनता था तो मुझे लगता था यार बड़ा स्मार्ट हूँ। तो मेरे कोई मेडिकल कॉलेज में स्पेशल फंक्शंस हो, मैं मेडिकल कॉलेज में बहुत एक्टिव था। मैं स्टेज, मैंने मेडिकल कॉलेज में रहते हुए 10 साल किए, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे किए। आसपास के इलाके में ये था ड्रामा करने वाला आदमी है, लिखता था ही, अपने नाटक लिखता था, या परसाई के, शरद जोशी के किसी आर्टिकल को मतलब आपका शुरू से रुझान व्यंग की तरफ था? मैं मेडिकल कॉलेज गया तब तक मेरा रुझान, उससे पहले बहुत सारे धंधे किए। हाँ, मैं उससे पहले की बात पे ही आऊंगी कि अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, लब की हंसी से दीदाए तर तक, यानी आंखों के आंसुओं से कहानी बीच में है, इस मंजर से उस मंजर तक एक कहानी और बीच में है। तो वो जो कहानी है, तो देखिए, आपने मुझसे कहा था जब मेरी रेशमी ख्वाब मखमली रातें मिली थी आपको किताब, और आपने मुझसे 20 मिनट उसमें मोहब्बत की शेरो शायरी पे बात की थी। उससे पहले हम कभी नहीं मिले थे, और आपने मुझे व्यंग करते हुए कहा था कि आप मुझे अपने प्रोग्राम में कभी नहीं बुलाती, आप क्या सोचती हैं हम व्यंगकार बिल्कुल रूखे लोग हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि व्यंगकार जो है मोहब्बत की, व्यंगकार को कविता, मोहब्बत, प्रेम। मैं सोचता हूँ कि व्यंगकार से ये सबसे गलतफहमी है जो कविता को बहुत अच्छे समझता है। हाँ। और जो आप दुनिया की चालों को, नफरत को, दुनिया में जो चल रहा है उसको समझने के लिए मोहब्बत सबसे सटीक रास्ता है। तो साहित्य का जो आपका पहला पन्ना है, हाँ, वो जाहिर सी बात है, कोई भी लिखता है तो सबसे पहले शायद नज्म और कविताओं से शुरू करता है। तो आपने अपना पहला पन्ने पे क्या लिखा? हमारा तो दिक्कत ये हो गई है कि हमारा पहला पन्ना हमने 6वीं क्लास में लिखा। क्या बात कर रहे हैं जी, 6वीं क्लास में छप गया था एक्चुअली। मैं 6वीं क्लास में, और ऐसा नहीं, मैं दैनिक जागरण में छपा था, जो उस जमाने का बहुत बड़ा अखबार था। हाँ। अब तो 50 अखबार आ गए। हाँ। दैनिक जागरण झांसी में मैं 6वीं क्लास में था, मेरी पहली कविता छपी, और उसके बाद मेरी कई छपी, ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, ज्ञान, ये मेरा पूरा अच्छा तखल्लुस था, हमने तखल्लुस तक रख लिया। ज्ञान, हाँ, ये हमारा छपाता वैसे नाम सूट करता है। हाँ, ज्ञान चतुर्वेदी की, फिर हमने ज्ञान चतुर्वेदी ज्ञान कर दिया, फिर ज्ञान चतुर्वेदी कर दिया, फिर बहुत सारी धंधे किए। तो कविताएं लिखना मैंने तब से शुरू किया। अच्छा, कविताएं कैसी लिखते थे आप? कविताएं मैं तुक वाली लिखता था, अच्छी लिखता था। मतलब मोहब्बत की? अब उस समय छोटा बच्चा है तो मोहब्बत कैसे बोले, है ना। हाँ। हमने सीखा था अपने नाना जी और मामा जी से। मेरे नाना जी बहुत बड़े कवि थे। वो जब मऊरानीपुर में थे, वो जब बैठते थे तो उनसे मिलने मैथिली कृष्ण गुप्त, जो अब आज के नाम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, तो मैथिली कृष्ण गुप्त वहाँ बैठते थे ज़मीन पे कि दद्दा आपके बगल में कैसे बैठे, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। वो बहुत बड़े कवि थे, बस केवल खड़ी बोली में कविता रचने को तैयार नहीं हुए, इसलिए वो ज़रा आउट हो गए उस ज़माने की साहित्य की राजनीति में। तो अपने कितने बहुत बड़े कवि थे वो, बहुत बड़े कवि थे।
और उनका बेटा कदम गोंडवी वगैरह सब अपनी भाषा को लेके चले हैं, अपने पर बोलियों में। वो उसमें बोलियों में लिखते थे। हाँ। अद्भुत लिखा उन्होंने। और फिर उनके जो सुपुत्र हुए नरोत्तम पांडे जी, वो मेरे मामा जी, वो 18 साल की उम्र में ओरछा स्टेट के राज्य कवि हुए। ओरछा स्टेट में उन्होंने राज्य कवि बनाया उनको। जो मैथिली गुप्त के जो एक मुंशी अजमेरी करके उनके गुरु थे जी, वो उस समय दूसरे राज्य कवि थे। एक राज्य कवि 55 साल का, एक राज्य कवि 18 साल का। हाँ, तो 18 साल का जब गए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं, मुझे अभी मैट्रिक की परीक्षा पास करनी है, उसके बाद आऊँगा। अच्छा, तो मैट्रिक किया, 12th किया, उसमें बोर्ड टॉप किया। ऐसे मेरे मामा जी थे। उनकी कविताओं की डायरियाँ मैंने पढ़ी हैं बचपन में, 4th 5वीं क्लास में। ओके, वो भी तो बड़ी जल्दी। आपको माहौल मिला? तो मुझे माहौल क्या मिला, मुझे प्रेरणा मिली बहुत जबरदस्त। ओके, उन कविताओं, उन डायरियों को पढ़ के मैंने उस तरह से कविताएं कुछ लिखी। तो मैंने एक खंड, मैंने आपको याद नहीं? 7वीं क्लास में एक खंड काव्य लिख डाला। 7वीं क्लास में। किस विषय पे? हरदौल चरित्र करके। हरदौल जानते हैं? हरदौल, लाला हरदौल। वो एक वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नहीं, वो लाला हरदौल ये छत्रसाल के छोटे भाई। ओके, जो राजा छत्रसाल थे उनके छोटे भाई थे, हाँ। जिस पर किसी ने, वो इतना प्यार था दोनों भाइयों में, और बहुत बड़े, छत्रसाल से सब डरते थे, छत्रसाल से आसपास बड़ा प्रताप था। तो छत्रसाल को जो लोग नीचे लाना चाहते थे, घर में कुछ झगड़े करना चाहते थे, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो हरदौल है, इनके अपने भाभी से संबंध है। ओके, तो बाकायदा भाभी ने हरदौल को बता के जहर दिया कि भाई साहब चाहते हैं, अगर उनने जान के जहर पाया कि भाई साहब के मन से चीज निकल, तो वो पूरी कथा है। तो वो अब है अभी आपके पास? हाँ, मैंने, वो मेरे पास है भी, कि मेरे पास, तो वो उस पे तो आपका कॉपीराइट है, उस पे हमारा अधिकार है। 54 सर्ग हैं उसमें, मैंने लिखा उस जमाने में। हाँ। वो क्या था, वो आपने जमाने के सामने नहीं लाए? नहीं, कभी, वो तो बात ही नहीं थी। नहीं, तो अब अगली बार के लिए आप तय करिए कि आप वो खंड काव्य हमें सुनाएंगे। वो 8वीं 7वीं क्लास की कविता है, और उसमें 2 चीजें हैं जी। मेरे मामा जी नहीं, नाना जी क्या लिखा शायद, वो हरदौल चरित्र, वो उसमें 52 खंड उसमें ही थे, 58, पर वो पूरा उस भाषा में था। मैंने उसे खड़ी बोली में अपने हिसाब से लिखा, और मैंने लिख डाला। तो मैंने तब ही लिखा। तो कविता मैं मैथिली गुप्त, तो इन सबको पढ़ के, और मीरा, कबीर, ये मैंने 7वीं 8वीं में पढ़ लिया। मतलब स्थिति मेरी, साइंस अलग है। हाँ, वो तो फिर साइंस तो लिया ही अलग था। लेकिन आपने बिल्कुल, मतलब फाइनली बिल्कुल कब से व्यंग लिखा? मैं फिर शेर व शायरी मोहब्बत वाली करने लगा, क्योंकि आप मोहब्बत में आ गए होंगे। 10वीं 11वीं नहीं आया, आपकी लव मैरिज है। नहीं, वो तो बहुत बात किया। 10वीं 11वीं में था मैं, जब फादर की डेथ भी हो गई थी जी। डेथ के बाद एक आप जीवन को थोड़ा समझते हो थोड़ा, तो मेरे को शेर व शायरी मैंने बहुत पढ़ा। मुझे आश्चर्य है, इतनी तंगहाली आर्थिक विपन्नता में आपने इतनी खूबसूरत बातें लिखी और सोची। नहीं, हम तो तब एक लाइब्रेरी में जाते थे, घर पे तो हाँ। मैगजीन खरीदने का भी टाइम नहीं था, पैसा नहीं होता था, तो वहाँ जाके 2-2 घंटे बैठते थे। वहाँ की सरकारी लाइब्रेरी बड़ी समृद्ध होती थी छतरपुर। हाँ। तो मैंने उस जमाने में मान लीजिए सारे शायर पढ़ डाले जो देवनागरी लिपि में उपलब्ध थे। हाँ। मीर तकी मीर से लेके गालिब से लेके, इन सबको बहुत गहराई से, कुछ सटीक मिल जाते थे, जिसमें उनके बारे में कुछ टीका टिप्पणी के साथ किताबें थी। मैंने सारे पढ़े और मुझे लगा यार ऐसा मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखना शुरू किया। और मैं वहाँ की लोकल छतरपुर की जो छोटी मोटी गोष्ठियाँ होती थी, कुछ शेर व शायरी के होते, मैं पढ़ने लगा वहाँ जाके। वाहवाही भी खूब हुई, पर मुझे समझ में आ गया कि नहीं यार, आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, मैं नहीं बन पाऊंगा, गालिब नहीं बन पाऊंगा। नहीं, ये तो आप ऐसा मत कहिए। नहीं, मुझे ऐसा लगा, तो आज के जमाने के मुझे ऐसा लगा कि गालिब नहीं बन सकते, वो बहुत बड़ी चीज है। देखिए, हर आदमी अलग होता है। पर वो नहीं, आपको दूसरी बात है, हाँ, आपने वो शेर व शायरी की वजह से गालिब सोचा। दुनिया, हाँ, मेरी कुछ, तब तक मैं परसाई को मैंने पढ़ना शुरू किया, जो केवल अखबारों में साप्ताहिक हिंदुस्तान में आते थे, उनका कॉलम आते थे, हम लोग भी पढ़ते थे। मैंने इनको पढ़ना शुरू किया तो मैं एकदम चमत्कृत हो गया, यार ये लिखना, ऐसा कर, ये तो मैं लिख सकता हूँ। वैसे करके मेरे मन में आया। फिर कृष्णचंद्र पढ़ा मैंने,
कृष्णचंद्र उर्दू के कृष्णचंद्र एक बहुत गधे की बड़े आत्मकथा मुझे बहुत व्यंग पसंद है। कथाकार हैं। उनका एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में, फिर उनका बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी उस ज़माने में, उपन्यास उनके बहुत से। तो मुझे लगा यार ये मेरी लगता है विधा होगी, मैं उसमें लिखने लगा। तो अब आप जब इस विधा में लिखने लगे तो मैं जो है, वैसे तो मैं इस पे क्योंकि बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है आपसे कुछ ये पूछना चाहूँगी, कुछ साहित्य पे चर्चा करूँगी। जैसे मुझे आपकी एक वो बहुत पसंद आई, प्रश्नवाचक कथाएं। हाँ, ये शायद कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि आपकी बड़ी चीज़ों पे लोग, मैंने कई लोग नहीं मेरे, हाँ, बड़ी, मेरी प्रॉब्लम क्या हो गई कि मेरे उपन्यासों ने मेरे व्यंग का जो फुटकर व्यंग था, हाँ, वो उससे मेरे को उस पर चर्चा से हटा दिया, क्योंकि नहीं, मेरे व्यंग के उपन्यासों की चर्चा कर ली। मैं दर्शकों के लिए ये चीज़ पढ़ना चाहूँगी। वैसे मैं सोच रही थी कि आप खुद ही पढ़ें। मुझे याद है ये वाली, मैं एकमात्र रचना मुझे याद है, वो ये वाली मैं आधी रात में सुअर खोजे। मैं हाँ, मेरे सुनाइए। सामने दे दीजिए, मैं रखे रहूँगा। तो मैं बस देखिए पहली वाली। ये रचना मैंने कई जगह पढ़ी है, और मैं इसका एक आपको बैकग्राउंड दूं। मैं इंडो पाक मुशायरे में मेरे को कुमार विश्वास ने इंदौर में बुलाया, और मैं तो कभी कवि सम्मेलन में नहीं पढ़ा, हाँ। और देखा तो 8,000 करीब क्राउड, वो 4-4,500 का खेल प्रशाल है वहाँ पे, पूरा खचाखच भरा हुआ, और एक से एक कवियों ने पहले कविताएं पढ़ी, जो निष्णात है कविता पढ़ने में, एक से एक कविताएं पढ़ने वाले, हाँ। उन्हें दर्शकों की नब्ज पता है। मैं इससे शुरू से कह रहा यार, 10 बजे तो मैं सो गया था होटल में इसने मैंने कहा यार लगता है बुला लिया, बुलाएंगे नहीं। फिर इसका आया, सर गाड़ी भेज रहे हैं आप आ जाइए। मैंने कहा 10 बजे तो चालू कर रहे हैं यार, तो 10 बजे चालू करके मैं पढ़नी थी व्यंग की कविताएं, मुझे व्यंग पढ़ना था, बस व्यंग पढ़ना, व्यंग पाठ के लिए बुलाया था कुमार विश्वास ने। अमंग कवियों की भी जा रहे, सर शरद जोशी पढ़ते थे, आप पढ़ लेंगे, ऐसे करके बुलाया था। और एक से एक अच्छे लोगों ने कविताएं पढ़ी, व्यंग पढ़े, और उनको बड़े प्रसिद्ध कवि थे सारे। और मैं उससे कह रहा मेरे को पढ़वा दे यार बीच मेरे तो कहते सर थोड़ा रुक के। ठीक है, मतलब आपको एकदम स्पेशल उसने मेरे को रात के 2 बजे मेरे नंबर आए, 2 बजे तक सारे बच्चे बैठे हुए, ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, पूरी क्राउड आप देखो 7-8 हज़ार की एक एक शब्द पे उछल रही है। आजकल यंग जनरेशन अच्छा सुन रही है। मैंने कहा यार मर जाऊंगा मेरे से तो। और जनरली जो व्यंग की जो हास्य व्यंग की कविताएं हैं सबको या गीत हैं, वो बड़े जनरली उनके कम समझ वालों को भी मजा आ जाता है। तो मुझे लगा यार मैं कुछ पढ़ूंगा रचनाएं तो साला कितने लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। ये तो दूसरे मूड में लग रहे हैं, ये तो लड़कियों की और साली की और प्रेमिका की ऐसी रचनाओं में तालियां मार रहे हैं। इस पट्टे ने मुझे कुमार विश्वास ने सबसे आखिर में बुलाया, मतलब मेरे बाद बस कुमार विश्वास था, तो मेरे को लास्ट में 8-9 के बाद 2 बजे मेरे नंबर आए। मैंने कहा पिटना तो है ही, और मैं तब तक थक भी गया था, मेरे को लग ही नहीं आता क्या करूं। मैंने कहा मेरी सारी सबसे कठिन रचना है इस बात, जिसको मजा आएगा आएगा, नहीं आएगा तो ये तो सुकून रहेगा कि यार अच्छी पढ़ी थी, पिट गई तो क्या हुआ। नहीं, तब मैंने ये रचना सुनाई सबसे। मैंने यहाँ से शुरू किया कि देखिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी कथाएं सुनाऊंगा। मैं अभी यहाँ ऐसे ही पढ़ता हूँ जैसे वहाँ पढ़ रहा हूँ, खेल पढ़ रहा हूँ। मैं आपको छोटी कविताएं रचनाएं सुनाऊँ। जो रचना मुझे हमेशा लगा है कि व्यंग बहुत कविता के करीब की विधा है, कि जो कविता में छोटे में बहुत सारा कहा जाता है, इशारों में बहुत सारा कहा जाता है, जहाँ बीच में अनकहा बहुत सारा छोड़ देते हैं कि आप समझदार हैं समझ लेंगे। तो मैंने कुछ कविताएं, मैंने कुछ कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा। और ये कथाएं, हाँ ये कथाएं इस मामले में अलग हैं कि ये कथाएं आमतौर पे इन कथाओं को, छोटी छोटी कथाओं को से कुछ प्रश्न निकलते हैं, और आमतौर पे जो प्रश्नवाचक और कथाएं जो होती हैं वो जनरली शिक्षाप्रद कथाएं कहलाती हैं। आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी। हाँ, मोरल वाली ये कहानियां वो हैं जो कुछ प्रश्न उठाती हैं जिसके उत्तर ही इसके जवाब है, और वो उत्तर आपके मन में है। मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं केवल प्रश्न पूछूंगा, वो है ही ऐसा आपका। बहुत उत्तर आप जानते हैं, उत्तर आप ये तो मानेंगे ना कि मैंने जो है आपने सही चीज ढूंढी, सही सटीक। आपने कहा था कुछ स्पेशल ढूंढ के दीजिए। इसमें ये मैं देखिए पढ़ता हूँ, ये रचना पढ़ता हूँ। वे आधी रात में सुअर खोज रहे थे।
सुअर मिले तो काटकर मस्जिद के सामने फेंका जाए। बहुत देर कोशिश की, कहीं पर सुअर नहीं मिला। तो जो दो लोग घूम रहे हैं, दूसरे ने पहले से पूछा, यार सुअर ना मिला तो? तब तो कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। तो उसने कहा, नहीं, सुअर ना मिला तो हम गाय काट के मंदिर के सामने डाल देंगे, दंगा तो होगा। अब ये हम गाय काट कर मंदिर में डालेंगे, चिंता लगे, दंगा तो होगा, आश्वस्त के। ये कहानी है कुल। प्रश्न यहाँ पे आता है, और पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वो आदमी जो गाय भी काटने को तैयार है, वो आदमी जो सुअर भी काटने को तैयार है, आप बताओ ये किस धर्म के आदमी, किस धर्म के हैं? ये सवाल है मेरे मन में भी कि वो किस धर्म का आदमी, और हम धर्म की लड़ाई में लगे हैं। और किस धर्म का आदमी जो धार्मिक लड़ाई शुरू करना चाहता है, पर आपको नहीं पता चलता इस बात से ये किस धर्म का आदमी है, कहाँ चल रहे हैं। आप एक और अपनी पसंद की सुनाइए। ये लोग किस धर्म के आदमी हैं? 4-5 है। हाँ, पीछे भी है। हाँ, बताओ कि दंगा शुरू कराने के लिए आज तक कितने सुअर और गायों ने अपनी जान दी है। तीसरा है, बताओ कि सुअर और गाय ने धर्म का बिगाड़ा क्या है यार? क्या बात है, क्या बात है। आपके धर्म के लिए वो मारे जाते हैं। और एक और उसमें इम्पोर्टेंट है, ईश्वर अगर गाय और सुअर बनाना ही बंद कर दे तो धर्म की रक्षा के लिए आदमी करेगा क्या? एक इसमें एक और अच्छी है, वो है कि एक शहर में दंगा हुआ, शटर गिरे, भगदड़ मच गई, भागो भागो भागो, लोग घरों में छिप गए, यहाँ वहाँ चले गए, गलियां सुनसान हो गई, एकदम सन्नाटा हो गया। और उसी सन्नाटे भरी गली में एक छोटा सा बच्चा, हार्डली तुतलाता सा बच्चा, जो बस अंकल अंकल बोल पाता है या माँ को आवाज़ दे सके, ऐसा बच्चा तुतलाता हुआ गली में भटक गया। इसमें एक पंक्ति में लिखी है, कैसे भटक गया इतना छोटा बच्चा? तो मैं कहूँगा जब बड़े बड़े भटक गए तो ये तो बेचारा छोटा बच्चा है ना। तो ये छोटा बच्चा भटक गया उस गली में और आगे जा रहा था कि तभी से दंगाइयों की भीड़ सामने आ गई। कहानियां खत्म हो गई। आप खुद सोचिए, अब एक बच्चा है हाँ। और दंगाइयों की भीड़ सामने, प्रश्न इससे उठते हैं। ये बहुत सुंदर चीज है और ये मेरे ख्याल से आपको इसको और आगे बढ़ाना चाहिए पढ़ते हुए आपका क्योंकि मैं एक चीज सोच रही हूँ कि आप ना ये ऐसी कथाएं आपको, क्योंकि आपके पास फुर्सत नहीं है, पर आपको ये कथाएं 1-1 मिनट की इंस्टा पे और फेसबुक पे डालनी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि ये यंगस्टर्स ये सुनना पसंद करेंगे। हाँ, बिल्कुल, और आप अनुमति देंगे तो हम लोग आपको रिकॉर्ड कर लेंगे, और नहीं देंगे तो हम खुद ही सुना देंगे। कुछ करते हैं ऐसा। अब मैं आपसे एक और किताब, अभी इसमें मैं जरा अभी आप इसके कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल, जरूर कथा के कि जो बच्चा फंस गया सामने दंगाई आ गए, तो 5 प्रश्न है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इसमें आते हैं। पहला प्रश्न है कि इस बच्चे का क्या होगा। कभी आप सोचिएगा तो आपका जरा दिल भर जाएगा। और दूसरा प्रश्न है, जो पहले प्रश्न का जवाब है, कि बच्चे को मारने के बाद दंगाई अपने घर कैसे जा पाता है। उसके बच्चे भी हैं घर में। और एक और प्रश्न है कि बच्चे को मारने के बाद दंगाई कभी अपने घर जा भी पाता है। वो जा नहीं पाता, मुझे ऐसा लगता है। और एक और है कि मान लो कि बच्चा जबरन अंकल अंकल कह के दंगाई की गोदी में चढ़ने की कोशिश करता, तो क्या करता है दंगाई। और एक और है, दंगाई किसके अंकल होते। और एक और प्रश्न है कि दंगाई किसी के अंकल क्यों नहीं होते। बहुत सही। और एक और प्रश्न है कि जब एक बच्चा मारा जाता है तो ईश्वर जिंदा कैसे रह जाता। ईश्वर क्यों नहीं मारा जाता। मैं आपकी एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब पर बात करना चाहती हूँ, वो है आपकी पागलखाना। मैंने जब पागलखाना पढ़ना शुरू की तो पढ़ते पढ़ते मैंने उसको कई बार छोड़ दिया,
फिर लालच आया, फिर मैंने उसको उठाया, फिर पढ़ा। कई बार एकदम सी घुटन सी हुई, सांस सी रुकने लगी, पर रोका भी नहीं जा रहा था, तिलमिलाहट भी हो रही थी, चीज़ें समझ में भी आ रही थी। और मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा भी है, आपके प्रोग्राम्स देखे हैं, उसमें पागल खाना का जो है शायद मंजुल प्रकाशन ने किया, मैडनेस इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो उसका किया है। मंजुल ने नहीं किया, ये नियोगी बुक्स ने छापा है। हाँ, तो वो प्रभु जो है, जोशी के बेटे ने उसका मतलब वो इतनी लोगों को पसंद आई कि उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हुआ। मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ छू गई, मैं आपसे एक चिकित्सक के नाते आपसे एक पूछना चाहती हूँ, क्या इसमें आपका पेशेंट शामिल था जब आपने उसमें बाजारवाद के समय ये बात कही है कि जब वो डॉक्टर के पास जाके कहता है, वो हर जगह जाता है जी स्मृति खोजने, हाँ। तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो कहता है कि मेरी स्मृति खो गई है, तो मतलब डॉक्टर कहता है इस चीज़ का इलाज नहीं है मेरे पास। तो क्या ये कहीं से आपको अपने ही पेशेंट से मिला? ये बहुत कहना कठिन होता है। मेरे कई उपन्यासों के चरित्रों के बारे में भी लोगों ने कहा कि ये फलाने से प्रेरित जरूर होता है। आप कहो कि फलाना, आप कभी भी कैरिकेचर नहीं बनाते किसी का। हाँ। जैसे मैं कोई कहानी लिखूं कोई, और मैं आपको उसमें मेरे मन में हो, तो मैं एकदम सीधे सीधे आप ही को उतार दूं तो फिर कोई बात नहीं। आपने क्या किया, आपने क्या किया, हमने तो जो देखा तो डिस्क्राइब करते नहीं। आप कई चरित्रों को मिला के, उस जैसे चरित्रों को एक अमलगमेट कहलाते हैं ना, मिला के एक नई चीज बना देते हैं। तो इसमें जितनी चीजें आई हैं, पागल खाना बहुत कठिन उपन्यास है, बहुत ही कठिन उपन्यास है, इसीलिए कई लोगों को अपठनीय भी लगा शुरुआत में। मेरे को तो एक व्यंकार मित्र ने फेसबुक पे बड़ी पोस्ट डाली कि ज्ञान चतुर्वेदी ने बड़ा धोखा किया है, हमने तो ये 12 मासी समझ के खरीदा था कि वैसा होगा, और ये तो ऐसा उपन्यास लिख दिया, कायदे से उन्हें मेरे 600 रुपये वापस करना चाहिए। हाँ, इतना अपठनीय, घोर अपठनीय, सहन नहीं कर पाए, घोर अपठनीय, घोर जने। अब ये इसकी मैं हमेशा अपने उपन्यास भी लिखता हूँ ना, तो मैं कम से कम 10-12 बार रिवाइज करता हूँ, और मुझे हमेशा एक पाठक के तौर पे पढ़ता जाता हूँ, अपना लिखे को रिजेक्ट करता जाता हूँ, ठीक करता जाता हूँ कि मैं पाठक के तौर पे इस किताब को पढ़ूंगा तो कैसा लगेगा मेरे को, ये चीज़ जो लिख रहा हूँ वहाँ तक पहुँच रही कि नहीं। एक बार मैं कन्विंस हो गया, फिर मैं दुनिया की परवाह नहीं करता। पर आप एक बात मुझे आपसे पूछनी है, आपका मैं लाइफस्टाइल जानती हूँ, आप सुबह से रात तक व्यस्त रहते हैं, पर ये आम आदमी आपकी कथाओं में कैसे जीवित रहता है? उसकी भावनाएं आपको कैसे पता रहती हैं कि मेरे सपने ढूंढने निकला हूँ मैं? देखिए, आप ये कभी नहीं भ्रम पालना चाहिए। एक तो आप अपने बचपन को और अपने खराब दिनों को कभी अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकालना चाहिए। नहीं, वैसे निकलते भी कभी नहीं। निकालना नहीं चाहिए, निकाल लेते लोग भूल जाते हैं। हाँ। और पर्दा डाल देते हैं शायद। आपको तो वो दिन ताकत देते हैं एक्चुअली। हाँ जी। क्योंकि आपको अपनी ताकत का पता है कि आप उन दिनों से बाहर निकल आए, उन गरीबी के दिनों से, उन जो तथाकथित संघर्ष के दिन थे, उनसे आप बाहर निकल आए। अगर उनसे बाहर निकल आए तो वो दिन आपको प्रेरणा देना चाहिए कि आप में बहुत ताकत है भाई, ताकत है, और आप अपनी ताकत को आपको रियलाइज करो। तो मैंने कभी भी किसी किताब को कहीं कभी सेलिब्रेट नहीं किया। मैंने किसी किताब का विमोचन नहीं हुआ। एक बार अभी एक विमोचन मेरा किताब का राजकमल वालों ने कर दिया तो मुझे जाना पड़ा। हाँ। बाकी मैंने कभी किसी किताब का विमोचन नहीं करवाया, कभी उसको सेलिब्रेट नहीं किया। मैंने अपनी 60वीं वर्षगांठ जो है इसलिए मनाई गई क्योंकि रिटायर उस दिन हुआ था, तो मेरी उस दिन ही 60। मैंने कभी वर्षगांठ नहीं मनाई। मेरे को कभी 70-75, अभी मैं अगले साल 75 साल का हो जाऊंगा, तो 75 साल की वर्षगांठ के लिए बहुत मेरे मित्रों ने कहा कि आपका हम एक अमृत महोत्सव क्या कहलाता है वो। तो मैंने कहा यार वो सुनना मतलब लगता है कि आप बुढ़े हो गए। हाँ, हम तो मान रहे हैं, हम भी अभी वही है जो मेडिकल कॉलेज में थे। हम तो कभी, हमारे मन में तो कभी आया ही नहीं यार, हम कभी सोचते नहीं कि हम बुढ़े हो गए। हम तो अच्छे हैं, सोचना भी नहीं चाहिए। और आपकी तो हमने जब ये किताब लिखी तो इस किताब में एक आप अपन किताब पे लौटते हैं। हाँ। तो हम बड़ी जल्दी भटक जाते हैं। हाँ जी। बात कर, ये जो किताब है इसके कई एक्सपेरिमेंट है इसमें। जैसे इसमें किसी पात्र का नाम नहीं है, सर्वनाम है सब। वो, वह, मैं, हम, वो, ऐसा लिखा हुआ है, कहीं किसी का नाम नहीं। अब ऐसी कहानी तो लिखी जा सकती है, एक उपन्यास लिखना बहुत कठिन। क्यों अगले चैप्टर में ये किसकी बात कर रहे हैं यार,
राम की कि श्याम की, हाँ, वो है, वो भी वो है, ये और एक वो भी वो बहुत है। अनोखी चीज है उस हाँ, ये किताब में। अनोखी भी है पर कठिन भी है हाँ। और अपठनीय भी बना सकती है। हाँ हाँ, और चैलेंज है पाठक पर भी कि वो उस कहानी को समझे। समझने की। पर जब आप थोड़ा घुस जाते हो उसमें, तब आप जान पाते हो आप ही अपनी लाइफ को साथ जो खिलवाड़ हो रहा है चारों तरफ बाजार के बाद, बाजार की, वो आप जानते हो, जान जाते हो, फिर वो उपन्यास आपको बांध लेता है, सही बात। फिर आपको डराता भी है। डराता तो बहुत है। हाँ, फिर आपको डर मैं कह रही लगता हूँ है, ना, मैं छिटक छिटक जाती थी बिल्कुल, उसको बार बार वो करते हुए, डराता भी है। लेकिन वो जीवन की सच्चाई पर भी वो तो है। जब तक आप उसे नहीं समझोगे तो, और जब वो फिर शुरू में कई लोगों को लगा होगा कि बहुत कड़वा ये लिखा कहा आपने। नहीं, ये भी कहा गया कि ये तो ठीक है लिख लिया, बढ़िया एक्सपेरिमेंट, चलेगा नहीं। आज उसके शायद पेपर बैक और उसमें कितने और भाई सारे बड़े अवार्ड जो हिंदी के हैं, पागल खाना वो को पागल मिला। खाना के लिए, व्यास सम्मान उसी के लिए मिला, सारे अवार्ड उसके लिए मिले। अब क्या करें, वो हाँ। लोग जो ना अपने आप को पागल मानने को तैयार हाँ, नहीं है। वही ऐसा देखा क्यों जाए तो वो हम सब पागल ही हैं। वो उस पागल खाने का हिस्सा है एक्चुअली। हाँ, सब हाँ। हम हैं हिस्सा। तो वो लोग नहीं जो, पर अब धीरे धीरे ये उस तरह की चीजें हैं ना। देखिए, एक होता है फास्ट गाना, एक होता है बिल्कुल रैप सॉन्ग जो आपको तुरंत पकड़ लेता है, तुरंत पकड़ता है। एक होता है शास्त्रीय संगीत वाला, धीरे धीरे, वो उसका अलग आनंद है, वो बहुत लंबे समय तक रहता है। तो मैं ये अपना ये वाला रचना मैं एक शास्त्रीय संगीत से तुलना करूँगा कि बहुत मजे मजे में लिखी गई रचना है, और मैंने इतना डूब के रचना लिखी थी वो कि लगता है, मैं पता करीब चलता है। करीब उन दिनों में एबनॉर्मल खुद हो गया था। जब शशि ने मुझसे कहा था तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो, तब फिर मैंने बीच में रोक के कुछ और थोड़ा लिखा। हाँ, फिर मैंने इसको छोटा लिखा, छोटा, मैंने हाँ। छोड़ा कुछ नहीं, पर ह्यूमर, प्रश्नवाचक कथाएं तो हम चाहेंगे। मैंने बीच में कुछ ह्यूमर वाली रचनाएं फिर लिखी, ओके। एक कुत्ते वाली लिखी, हाँ, हाँ। जो बहुत मेरे से बहुत जगह मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने ह्यूमर वाली कुछ रचनाएं लिखी, जिसमें कुत्ते वाली रचना में पहला वाकई ह्यूमर का ये वाला है कि कुत्ता पालें कि ना पालें, घर में मेरा आजकल विमर्श चलता रहता है पत्नी से। पत्नी का कहना है वैसे कि तुम्हारे होते हुए एक और क्या ऐसा वो पूरा आर्टिकल है, बहुत मजेदार है, बहुत बढ़िया। मैंने अमेरिका में पढ़ा था, जब मेरे अवार्ड मिला तो लोग लालोड हो गए, वहाँ ज्यादा लोग कुत्ते पाले हुए। हमारा तो जस्ट नाउ भी खत्म हुआ है। हमने बहुत मजे लेके उस रचना को लिखा। ऐसी कुछ रचनाएं लिखी, फिर मैं वापस पागल खाने पर लौटा और फिर मैंने पागल खाना कंप्लीट किया। तो कठिन रचना है, पर आपको पसंद आया? नहीं, पसंद तो आई ना, मैं कह रही ना, मैंने बहुत रुक रुक के पढ़ी। पर कहते हैं कि व्यंग एक आक्रोश है, ठीक है, एक जो व्यंगकार के भीतर छुपा रहता है, ऐसा कहते हैं। और वो जो है एक लावा की तरह सफ़ों पे निकलता है। या फिर आप एकदम न्यूट्रल रहते हैं एक चिकित्सक की भांति, और वो एक प्रतिक्रिया बस है व्यवस्था के प्रति, क्या है? देखिए, आप व्यंग का मतलब ही है, जो बुनियादी व्यंग का एक कॉन्सेप्ट है कि विसंगतियों की पड़ताल करता है और अपने हिसाब से चोट करता है, कि भाई वो साथ में एकदम तो ये नहीं बताता कि सच क्या है, पर जब आप झूठ को पकड़ते हो सच अपने आप स्थापित हो। कई लोग कहते हैं कि व्यंग तो मतलब आप नेगेटिव आदमी हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर पे कहा जाए कि आप नेगेटिव आदमी, बीमारी ढूंढते रहते हैं। आप स्वास्थ्य ढूंढना चाहिए, पर आप ये उस तरह का आरोप है। तो मुझे लगता है व्यंग में आक्रोश तो है ही, आप जिस चीज से तिलमिला जाओ। ये जो दंगे के विरुद्ध रचनाएं मैंने अभी पढ़ी, सही है, वो ये सब कहीं अंदर तिलमिलाहट भरी, समझ नहीं आ रहा कैसे बताएं लोगों को। और मुसीबत ये है कि आमतौर पे आपकी तिलमिलाहट उन बातों को लेके है जो सबको पता है, किसको नहीं दिख रहा, किसको नहीं दिख रहा क्या हो रहा है, कौन लिखता है। हाँ, पर अब आप सीधे लिख दोगे अगर, तो शायद उस पर वो असर ही नहीं आएगा, असर नहीं आएगा। आप जिस तरीके से लिखते हो, अब आपको उसे कोई अलग ढंग से लिखना है। हाँ, कुछ इतना विटी ढंग से लिखना है जिसमें अगर हास्य भी आ जाए तो परवाह नहीं, उसमें व्यंग डूबना नहीं चाहिए। आपका काम समाज में क्रांति लाना नहीं है। ये मत सोचिए कि आप क्रांति ला देंगे। क्रांति यूँ आती है या समाज यूँ बदलता है कि आप उन बातों को उस ढंग से दिखाते हैं, उस एंगल से जिस एंगल से आदमी ने देखा नहीं था। तो आप विसंगतियों के प्रति लोगों को आगाह करते हो, आप उन्हें पहचान देते हो, वो पहचाने कि विसंगति है। तो जनता के बीच में, पाठकों के मन में दुनिया की समझ पैदा कर दें, वो
वरना तो आगे वो इतना समझदार है समझदार कि उसे वो पूरी समझ आ जाए तो जो क्रांति करना है, बदलना है, वो बदल लेगा। तो मेरे को लगता है कि व्यंग डेफिनेटली आक्रोश से पैदा होता है, पर वो आक्रोश वाला नहीं है कि हम मारपीट पे उतारें। हाँ, वो भी नहीं कि हम गाली गलौज आप पे उतारें। कलम के साथ हाँ, कागज से हम मारपीट करते उसमें हैं। हमारा सीधे सीधे लिखना भी नहीं है, वरना सपाट हाँ, बयानी हो जाएगी, सपाट नहीं लिखते। वरना वो एक निबंध हो जाएगा। हाँ जी, निबंध भी एक अच्छा संपादकीय भी इस बात के खिलाफ हो सकता है कि सड़कों पे गड्ढे हैं, हाँ, और एक रचना भी सड़कों पे गड्ढे की हो ये सकती बहुत है। मुश्किल और चीज है वो फिर वो Distinguish वहाँ करना, व्यंग की आर्ट आ जाती है। अब कैसे मजे लेके उस मेरे सारे उपन्यासों में हाँ। हमना मरब है, मैं मृत्यु उसी पर पे है। आ रही हूँ हाँ, कि हम ना मरब आपका प्रसिद्ध मार्मिक उपन्यास है। जैसा कि इसका शीर्षक है, हम काफी कुछ समझ जाते हैं, हमने आधा पढ़ा है अभी, पर पाठकों के लिए बताएंगे इस जिजीविषा के बारे में कि हर व्यक्ति क्या अमृत बूटी खा के आया है जो मैं- सोचता है कि हम न हाँ, मरब। मैंने हमना मरब जो शीर्षक डाला वो इसी में दो तरह से डाला। ये बहुत हमारे महत्वपूर्ण कविता है कबीर की, हमना मरब मरिह संसारा। कि आप दो तरह से सोचो, फिलोसफिकल ढंग से सोचो तो तुम्हें भगवान ने अमर बनाया है, तुम्हारी आत्मा अमर है, तुम मरने वाले नहीं हो। नहीं, जब तुम मर जाओगे सांसारिक अर्थों में, तब भी तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारे लिए संसार मर जाएगा। संसार मर जाए। तो हमना मरब मरिह संसारा, एक ये है। ये अच्छा है, कबीर हाँ, की लाइन पे ये था। कितनी अच्छी पंक्ति है, बहुत उसी अच्छी से लिया था मैंने, हमना मरब इतना ही लिया केवल। हम्म। दूसरा ये है कि उन लोगों पर भी एक कमेंट है जो समझते हैं कि इस हम तो कभी मरेंगे नहीं, तो खूब धन इकट्ठा करो, खूब माया इकट्ठी करो, सब बेईमानियां कर लो, और जैसे कि अब तो जिंदगी चलने वाली है ऐसी, जबकि एक दिन तुम मर जाते हो। तो इस किताब में इन दोनों फिलोसफिकल और ये वाला कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि इसमें आदमी मर गया है, एक 80 साल का बुढ़ा मर गया है जिसकी 3 जनरेशन उसके बाद की जिंदा है, उसने अपना संपत्ति बांटी नहीं है। अब तीनों में अभी तो 13वीं आई नहीं है, सेकंड डे हुआ है कि संपत्ति के बंटवारे की घर में सुगबुगाहट चालू हो जाती है। कुछ कुछ छिपाने की कुछ चीज पड़ी है जो बाबा नहीं जाने किसको देंगे, वो मैं हाँ, उसमें हाँ, से गायब कर दूं क्या, गायब कर दूं। ये चालू हो जाता है। तो कैसे हम एक साथ किसी की मृत्यु पर वैराग्य भी हमें जागता है और स्वार्थ भी जागता स्वार्थ है, भी जागता वो उसका मतलब है। शमशान में आदमी ये भी सोचता है कि वही, पिताजी शमशान वसीयत वैराग्य। में, हाँ, हाँ, पिताजी उधर। वसीयत में क्या हाँ, लिख गए होंगे मेरे लिए। जबकि सामने एक आदमी चल रहा है, ऐसे तुमको भी मर जाना है एक दिन। हम्म, तो वो वैराग्य आना चाहिए, आपको मालूम चाहिए मैं अमर नहीं हूँ, एक दिन मुझे मर जाना है, मरना है। पर वो नहीं आता। तो हर वो- व्यक्ति यही सोचता है, हाँ, हम तो अमृत हम बूटी वही, खा के तो आए। ये भी है। चलिए अब थोड़ी हल्की फुल्की बातों पे जी, आते हैं। बिल्कुल, आपके खूब सारी। परिवार में कौन कौन से हैं? मेरी पत्नी है, डॉक्टर हैं, ओह, गायनेकोलॉजिस्ट रही हैं, और BHEL में थे हम लोग, वो HOD गायनी थी, और हम लोग मेडिकल कॉलेज में मुझसे 1 साल जूनियर थी। हमारे वो पंजाबी हैं, मैं ब्राह्मण था, तो काफ़ी टंटे हुए थे, पर हमारी शादी हुई, हो गए। और बहुत अच्छी ड्रामे वाली भी थी, बहुत सी लड़की, औरतें तो आमतौर पे ड्रामे वाली होती आप हैं। देखिए, मेरे को लग ही रहा था ये कहेंगे कि पर वो बहुत अच्छी एक्टिंग मेरे साथ, हमने माता दीन चांद पर एक ड्रामा किया था, ड्रामा जिसमें हमने एक पात्र उसी के लिए, शशि के लिए क्रिएट किया था, उसको थानेदार की पत्नी बना दिया था। मैंने ये प्ले शायद बहुत पहले देखा है कभी। रचना में कहीं नहीं है, परसाई ने जो लिखी है उसमें पत्नी नहीं बनाई, हमने एक पत्नी का बनाया, खूब मजे के सीन बनाए उसके, छेड़छाड़ के, और हमने मेडिकल कॉलेज में खेला था वो। एक बहुत अनोखी बात बताऊं दर्शकों आपको कि ज्ञान जी 3 भाई हैं और तीनों पद्मश्री। अब आप बताइए। हाँ, नहीं तीनों नहीं, दो पद्मश्री के, क्योंकि मेरे दूसरा भाई लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी है, जिसको आर्मी का वो वाला मिला है, परम विशिष्ट सेवा सम्मान कुछ कहलाता है, जो पद्मश्री के बराबर है। उसमें माना जाता है। मिली भी हूँ। हाँ, तो हम लोग 3 भाई हैं, और तीनों, और छोटे क्या करते हैं? वहीं से तीनों वही डॉक्टर हैं, MD मेडिसिन Oh my और God, न्यूरोलॉजी। क्या लिटरेट फैमिली है। वो न्यूरोलॉजिस्ट का प्रैक्टिस करता है, लखनऊ में है। ये रिमेटोलॉजिस्ट हैं, आजकल वेद, हाँ, दिल्ली में गंगाराम में, या आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल था, वहाँ से रिटायर हुआ, एक में हूँ। और मतलब हमारे ब्रदर की जो ये वही काफ़ी लोकप्रिय डॉक्टर है, बोलता भी बहुत अच्छा है। हम लोगों को एक सम्मान दिया गया था वहाँ पे, मेरे को पद्मश्री मिलने पे, और इसको ही बुलाया था, तीनों भाई को बुलाया था मेडिकल कॉलेज में। तो मेरे ब्रदर ने यहाँ से बोलना शुरू किया था कि यार हम कहीं इसलिए नहीं कह पाते
कि हम क्या हैं, हमें हमेशा ये कहना पड़ता है हम ज्ञान चतुर्वेदी के भाई हैं। तो हम ये बता रहा हूँ कि मैं ज्ञान चतुर्वेदी के भाई हूँ। नहीं, तो हम लोग नहीं, सही 3 है। भाई हैं और 2 बहनें थी, दोनों बहनें हैं मतलब मेरे से बड़ी हैं। और तो ये सारी जिम्मेदारियां आपकी थी। हाँ, उस समय वो निकल गए दिन, वो निकल कैसे? जाते हैं। वही मैंने कह रही हूँ, आपने कभी भी उसको ऐसा कभी नहीं हमने शो किया कि कभी ये हम बहुत परेशानी नहीं, थी। कभी परेशानी हुई नहीं। हाँ जी। भगवान हमेशा रास्ता दिखाता है। आप भगवान को गाली मत दीजिए, आप परिस्थिति को गाली मत दीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए और अपनी औकात के अंदर सॉल्यूशन ढूंढिए। तो अब जो हो ज्ञान जाता है। चतुर्वेदी जी हैं, हाँ, उनका और मेरे 2 बच्चे, अच्छा दोनों हाँ। एक डॉक्टर हैं और यहीं पर है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, एम्स से डॉक्टर नेहा चतुर्वेदी, एम्स हाँ। दिल्ली से किया है। उसका दामाद हमारा जो है गणेश, वो भी दोनों है, बहुत दोनों प्रसिद्ध भोपाल हैं। में हैं हाँ, दोनों और बहुत काफ़ी प्रसिद्ध। काम कर रहे हैं, बढ़िया। बहुत अच्छा। तो मतलब ASG पूरी हॉस्पिटल डॉक्टर में। फैमिली और है। मेरा बेटा ने पहले तय किया था कि डॉक्टर फैमिली में नहीं घुसना, डॉक्टर नहीं बनना, उसने कहा था। तो वो इंजीनियर बना, फिर इंटर ISB से उसने कुछ आगे किया और अभी वो एक बड़ी कंपनी का बिजनेस हेड है, अच्छा, दिल्ली में बैठता है। तो ओके, ये 2 बच्चे हैं मेरे, उस तरफ से हम ठीक हैं। ठीक। हम ये कभी नहीं कहते हमने बच्चों को बड़ा कर दिया, बच्चे हमने अपने बच्चों को बढ़ने दिया, बढ़ने दी। हमने बहुत ज़्यादा उन पर वो हमारी नहीं प्रॉपर्टी किया। थोड़ी है। हमने उनको अपने हिसाब से कि तुम्हें जो करना है करो। तो और अब अच्छे ज्ञान लिखते हैं। चतुर्वेदी जी का क्या होने का और क्या पाने का मन पता है? नहीं, कुछ नहीं पाने का मन कभी नहीं किया ओके। मेरे मन में। जैसे अभी मैं एक और है, जैसे एक उम्र गुजरती है ना, जैसे 65 साल के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि मैं 1 माह का टारगेट रखूंगा। क्यों, आप जिंदगी नहीं वालों 1 माह से, ये भी मैं ज़्यादा मांग रहा हूँ, भगवान तो पता नहीं आपको कल ही ख़त्म कर दे तो आप क्या करेंगे। तो मैंने 1 माह के टारगेट रखे कि इस 1 माह में अगर मैं लिखना है तो इतना, ये मैं 1 माह का टारगेट मैंने पूरा किया कि नहीं किया, फिर अगले माह का रखूँगा। ऐसे करके मैंने ज़िंदगी जीना शुरू की। आज की तारीख में मुझे कहो तो मैं 7 दिन का टारगेट रखता हूँ कि मैं अगले 7 दिन मेरा ये ऐसा होना चाहिए, बेस्ट कर लें, हाँ मैं इन 7 दिनों कल में, का दिन होना हो। हाँ मैं कल का बिल्कुल नहीं जानता। जो एक बहुत अच्छी कथा है, पता नहीं आप इसे एडिट भी कर दें, पर जो है ना कि जब एक ब्राह्मण आया और युधिष्ठिर से उसने कहा कि भगवान हमें कुछ पैसे दे दें, भाई बेटी की शादी है, तो बेटी की शादी निपट जाए। तो उन्होंने कहा तुम कल आना, मैं कल दे दूंगा, कल आ जाओ। वो चला गया। शाम को उसने देखा कि पूरे युधिष्ठिर ने देखा पूरे महल में दीपक जले हुए। उन्होंने कहा किसने, क्या है आज तो ना दिवाली ना कुछ है। उन्होंने कहा भीम ने कहा है कि दीपक जला दो सब तरफ। तो उसने भीम से पूछा आज क्या हो गया। उसने कहा इतनी बड़ी बात हो गई, आपने समय को जीत लिया है, आपने समय को जीत लिया और हम उसे सेलिब्रेट भी ना करें। उन्हें कैसे, उन्हें तुम, आपने कहा है कल, तो कल आप रहोगे या वो रहेगा, आपने तो समय को जीत लिया, आप श्योर हैं कि कल वो भी होगा आप भी होंगे, बहुत तो आप तो कमाल है। तो दर्शकों आपके लिए बहुत अच्छा संदेश है। और मैं एक बात, तो मैं इसको ये कथा ने मुझे ऐसा पकड़ा है कि मैंने बिल्कुल मान के चलता हूँ कल का दिन है ही नहीं। तो मेरा आज का टारगेट है, आज आपसे बात करके जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा, मेरा उपन्यास चल रहा है विनय भभूत करके, मैंने एक साधुओं पे उपन्यास लिखना शुरू किया। तो मैंने डायरी में तो पूरा कर भी लिया। हाँ। 1 साल मैंने उसे दिया है कि मैं दिसंबर तक खत्म करूँगा उस उपन्यास को। तो मैंने अपने टारगेट्स बना रखे, तो मैं लिखता ही हूँ। तो मैं लिखता ही हूँ, एक मजदूर की तरह काम करता हूँ। हाँ, मैं कलम का सिपाही था मैं, हम कलम के मजदूर हैं। कलम के मजदूर भी हैं आप, और चिकित्सा में भी पूरा शहर आपका दीवाना है। मेरे को तो हर समय कुछ होता है तो मेरी बहन कहती कि ज्ञान जी के पास जाओ। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरे और भी व्यंग्यकार मित्र हैं, पर मुझे उन लोगों से मिलने में बहुत डर लगता है, क्योंकि वो, उनके चेहरे पर हमेशा व्यंग पसरा रहता है और वो मुझे लगता है अब ये कुछ व्यंग कहने वाले हैं। पर आपके साथ मुझे मिलकर इतना कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि आप हमेशा हंसते रहते हैं। तो ये शेर आपके लिए कि 1000 गम सही दिल में, मगर खुशी ये है हमारे होठों पे मांगी हुई हंसी तो नहीं। हाँ बिल्कुल। आप पहली बात तो ये है कि आप, जैसे आपने मुझे कहा ना कि संघर्ष के दिन बताइए, तो ये सोचना पड़ता है। हाँ, आप मजे लीजिए ना जिंदगी के, चीजें तो चलती रहेंगी। और व्यंगकार का मतलब ये थोड़ी कि मैं रोतली सूरत बना के बड़ा गंभीर, नहीं, या हर बात में व्यंग बोलो गंभीर, तो आपको पार्टी में कोई पसंद नहीं करेगा। गंभीर बैठे हैं, बड़ी ऊंची कोई बौद्धिक चर्चा में यार, अरे दुनिया को मैं अगर लाइफ को जीऊंगा नहीं तो लाइफ पे लिखूंगा कैसे, लिखेंगे कैसे, लाइफ के मजे लीजिए। और तो जैसा कि ज्ञान जी ने कहा
कि वो पुस्तकों के लोकार्पण नहीं कराते, पर ये हमारे प्लान में या हमारी लिस्ट में ऐसा कुछ था नहीं। पर परसों ही मैं वैरायटी बुक हाउस पे गई और मुझे वहाँ उनका एक नया किताब दिखी, तो अब मैं उसका लोकार्पण यही करा रही हूँ। मैंने उसकी देखी अभी जल्द का ये भी नहीं निकाला है, तो मैं चाहूँगी कि वो उसको लोकार्पित यही करें। किताब का नाम है रोशनी की शिनाख्त, रोशनी की और शिनाख्त इसके ये बारे मेरे में हम कुछ जानना चाहेंगे। हाँ, जी, हाँ, आप ये इसको मेरे खोलिए। करीब शायद 60 या 65 इसमें व्यंग लेख हैं। मैंने एक और काम किया है इस किताब के जरिए, ये बताऊं कि मेरे पुराने व्यंग लेख हैं, मैंने सबको दोबारा लिखा। ये पुराने उस जमाने में पुराने, लिखे थे, हाँ, छप पुराने गए। में थोड़ा सा तो हाँ, आपको दोबारा लिखोगे तो हाँ, आपको समझ में आएगा पर दोबारा रेलेवेंट है, मतलब रिलेवेंट बनाने के लिए दोबारा लिखा। ओके, क्योंकि आपके कई बार विषय पुराने हो जाएं। अब आप इसकी जिल्द तो निकालिए। तो मैं हाँ बिल्कुल ये अच्छा, आपने ये भी नहीं निकाला नहीं, है? मैंने कहा अच्छा, कि अच्छा। अब मैं ये आपसे ही खुलवाऊंगी, तभी तो आपसे पूछ रही थी मैं हाँ, हाँ, कि ये आपका नया है। ये मेरी राजकमल ने छापा है जी, और बहुत अच्छी किताब है, इसमें बहुत अच्छे लेख हैं, पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको। बहुत अच्छा लिखा है मैंने। ये मैं अपनी खुद की तारीफ कर सकता हूँ। हाँ। कि मैंने इसको पुरानी रचनाओं को पूरी तरह से नए तौर पे लिख के, तो कहीं आपको रचना का शीर्षक ऐसा लगे कि ये तो पढ़ा हुआ लग रहा है, नहीं, पर वो नए सिरे से लिखा गया है, तो नई रचना की तरह आप करेंगे। हाँ। ये मैं ममता जी के लिए इसमें लीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, आज तो ये थे क्या कह रही है ज़िंदगी में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, और हमारा ये प्रयास बहुत सफल रहा। मुझे लगा इसमें हमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। मुझे लग रहा था कि बहुत टफ होगा, कठिन होगा, पर आप इतने सहज और सरल लगे, ये तो मेरी बात हुई। मैं आप लोगों से ज़रूर इसकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी, और जानना चाहूँगी कि आप और किनको सुनना चाहते हैं, और इस तरीके की चीज़ें हम और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप पूछते रहिए एक दूसरे से, और क्या कह रही है ज़िंदगी।